हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको विस्तार से पतझड़ की टूटी पत्तियां इसके बारे में इस पाठ को समझाना चाहूंगी। यह क्लास 10 का एक पाठ है, आखिरी पाठ, जिसमें पतझड़ की टूटी पत्तियां। इस पाठ के दो भाग हैं, एक है गिन्नी का सोना, एक है झेन की देन। गिन्नी का सोना, गिन्नी का सोना किसे कहा जाता है? जिसमें तांबे की मिलावट होती है। क्यों मिलावट किया जाता है तांबे का? ताकि उसे सोने के गहने बन सके, थोड़ा स्ट्रांग बनता है, मजबूत होता है। और शुद्ध सोना क्या है? जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। शुद्ध सोने की तुलना शुद्ध आदर्शों से की गई है। आदर्श यानी कि आइडियल्स, हमारी अच्छी आदतें, अच्छी बातें, सच बोलना, ईमानदारी से रहना, ये सब आदर्शवादी गुण हैं। तो इनके बारे में इसे शुद्ध सोने के साथ इसकी तुलना की गई है। और गिन्नी का सोना क्या है? व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकल होना। इसको गिन्नी का सोना क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो आइडियल से हटकर थोड़ा सा दुनिया में क्या करने से सही होगा, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं और अपनी लाभ हानि के बारे में सोचते रहते हैं। गिन्नी का सोना जिसमें तांबे की मिलावट होती है, इसकी तुलना व्यावहारिकता से की गई है और शुद्ध सोने की तुलना शुद्ध आदर्शों के साथ की गई है। इसमें एक शब्द और आया है इस पाठ में, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्या है? जो प्रैक्टिकल भी है और जो अपने आइडियल्स को भी फॉलो करते हैं। तो इसमें भी बताया गया है, अगर प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाते हैं हम, तो हमारे आइडियल्स कम हो जाते हैं। होते होते क्या होता है? केवल यहां पर सोना कम और तांबा अधिक हो जाता है और अंत में तांबा ही तांबा बचता है, जब हम बहुत अधिक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन हमारे आदर्शों को, हमारे प्रिंसिपल्स को, आइडियल्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही हमारे जीवन की ताकत बनती है। यहां पर देखिए, गांधी जी के बारे में इस पाठ में चर्चा हुई है। गांधी जी वे आदर्शवादी व्यक्ति हैं, परंतु साथ साथ उनके आदर्श क्या हैं? आप सभी को पता होंगे, सत्य और अहिंसा। इन दोनों के साथ उन्होंने, इन दोनों की शक्ति के साथ उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाया था। लेकिन वे केवल आदर्श नहीं, व्यावहारिकता के साथ लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े थे और इसीलिए उनको आदर्श और व्यावहारिकता दोनों के साथ गांधी जी आगे बढ़े और उन्होंने अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद कराने में सभी लोगों की मदद ली और खुद नेतृत्व किया। अगर आदर्शवादिता कम हो जाती है तो व्यावहारिकता बढ़ जाती है, परंतु गांधी जी ने क्या किया? अपने आदर्शों को नीचे नहीं आने दिया, व्यावहारिकता को ऊपर लाया और इन दोनों को बराबर कर दिया। उन्होंने अपने आइडियल्स को, अपने सत्य अहिंसा को नीचे नहीं आने दिया। सत्य और अहिंसा को पकड़कर उन्होंने व्यावहारिकता के साथ इन दोनों को ऊपर लाया और एक मिसाल कायम की। यहां पर कहा गया है पाठ में कि जो व्यवहारवादी लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो केवल हमेशा अपने लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। जैसे, मैं क्या करूं तो मुझे फायदा हो जाए, मैं कैसे करूं तो मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाए, मेरा भला हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। ऐसा व्यवहारवादी लोग सोचते हैं, व्यावहारिकता वाले लोग सोचते हैं। परंतु जो आदर्शवादी होते हैं, जो सच्चे, ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वे लोग अपने लाभ हानि के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। वे चाहते हैं अगर मैं आगे बढ़ती हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे साथ जो है वो भी आगे बढ़े। मैं अगर पढ़ा रही हूं, किसी बच्चे का भला हो, किसी बच्चे की माँ यह कह सके कि हाँ, मैम की क्लास में पढ़ाई की, मैम के वीडियोस देखे तो बच्चों को कोई फायदा हुआ है, उनको 2 मार्क्स मिले हैं, उनकी थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज बढ़ी है, उनमें कुछ आदर्श आए हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आए हैं। ये सब बातें होनी चाहिए। आदर्शवादी लोग क्या करते हैं? सबकी भलाई करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। इसी तरह सही बात है, बात भी बिल्कुल सही है, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं कह रही हूँ, बात सही है। अगर हमारे घर में सभी लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम अकेले खुश रहना चाहेंगे और बाकी सबको दुखी कर देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। ये छोटी सी बात हम क्यों नहीं समझते हैं, पता नहीं। हम अर्थात बड़े लोग
दुनिया के लोग क्यों नहीं समझते हैं? सभी खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब यह पाठ मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए मैं बहुत शॉर्ट प्रश्न बनाऊंगी और उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसके बाद देखिए, झेन की देन पाठ का दूसरा भाग। झेन की देन में किसके बारे में कहा गया है? जापान देश के बारे में कहा गया है। जापान देश के लोगों के बारे में कहा गया है। जापान के लोगों को लेखक ने पूछा कि उनको दिक्कत क्या है, उनको अधिकतर कौन सी बीमारियां होती हैं? तो सभी ने कहा उनको मानसिक बीमारियां होती हैं। मानसिक बीमारी होती है, इसका अर्थ क्या है? मतलब साइकोलॉजिकली वो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। कैसे? आपको एक उदाहरण देती हूं। आप मान लो परीक्षा से पहले, परीक्षा के पहले वाले दिन आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो क्या होता है? सिर में दर्द हो जाता है, अचानक इतना दर्द होता है, समझ में नहीं आता है, नींद आती है, आंखें भारी हो जाती है और खाना हजम नहीं होता है, कैसे कैसे लगने लगता है, पेट के अंदर गुड़ 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 होता है। परंतु यदि आप आराम से हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट करोगे। यहां पर जापान के लोग क्या कर रहे हैं? अमेरिका से अपनी तुलना कर रहे हैं। जापान इतना छोटा सा देश है, हालांकि बहुत उन्नतशील देश है, प्रगतिशील देश है, लेकिन वह किससे अपनी तुलना कर रहा है? अमेरिका से कर रहा है। और कैसे कर रहा है? अमेरिका के लोग जिस काम को 1 महीने में पूरा करते हैं, जापान के लोग उसी काम को 1 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। आप बताइए कितना अधिक तनाव उनमें होगा, स्ट्रेस होगा। स्पीड का इंजन, यह शब्द इस पाठ में प्रयुक्त हुआ है। जापान के लोगों का दिमाग ऐसे चलता है जैसे उनके दिमाग में स्पीड का इंजन बैठ गया है। इतनी जल्दी जल्दी तीव्रता के साथ, हड़बड़ी के साथ, कॉम्पिटिटिव माइंड के साथ करते हैं। इससे उनको क्या हो रहा है? तनाव। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये सारे शब्द आपके सभी प्रश्नोत्तरों में काम आएंगे। इन्हें हम कीवर्ड्स कह सकते हैं। कीवर्ड्स, इन शब्दों की सहायता से आप इस पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हो। उसी तरह मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में झेन की देन को भी लिखा है। हम यहाँ पर थे तनाव। तनाव उनको बहुत अधिक हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तब वो लोग कहाँ जाते हैं? टी सेरेमनी में जाते हैं। लेखक भी अपने मित्रों के साथ टी सेरेमनी में गए। अब टी सेरेमनी क्या है? टी सेरेमनी एक 6 मंजिले इमारत की छत पर होती है, यानी कि 6 स्टोरेड बिल्डिंग उसके छत पर होती है। और कैसे होती है? छत पर, हाँ मैंने यहाँ एक चीज छोड़ दिया, देखिए इस टी सेरेमनी को चा नो यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? चा नो यू। चाय तो याद रहेगा आपको, नो चाय और चाय, चाय इज फॉर यू, चा नो यू। ओके, इस तरह से आप याद रखिए। और चाय बनाने वाले को क्या कहा जाता है? चाय बनाने वाला, जिसने जीन्स पहना है। इस तरह आप याद रखिए, हम कनेक्ट कर सकते हैं शब्दों को और अच्छी स्टोरी बनाकर अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चाय बनाने वाले को क्या कहेंगे? चाजीन। आप कैसे याद रखोगे? चाय, चा, उसने जीन्स पहनी हुई है, जीन्स, चाजीन। इस तरह मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूं ताकि शब्द याद रहे। केवल शब्द याद रखने के लिए ट्रिक बताया है मैंने, ठीक है। अब यहां देखिए, चा नो यू अर्थात उनका टी सेरेमनी, और चाय बनाने वाले को कहते हैं चाजीन। अब यहां देखिए, यह कहां होती है? 6 मंजिला इमारत पर होती है। और वहां पर दीवारें कैसे होती हैं? दस्ती की दीवारें होती है, स्लाइडिंग डोर्स वाले होते हैं। आपने डोरेमोन में, शिनचैन में देखा होगा, डोर स्लाइड होते हैं उनके, तो उस तरह के उनके घर होते हैं। छत पर दस्तीन की दीवार होती है। तातामी यानी फर्श पर चटाई बिछी होती है, तातामी। पर्णकुटी, छोटी सी कुटिया, घास फूस की जैसी कुटिया होती है ना, हट, HUT हट, ऐसी छोटी सी कुटिया पर्णकुटी में, मतलब छत पर, टेरेस पर यह सब होता है। और स्वागत किन शब्दों में वह चाजीन करता है? दो झो, आपका स्वागत है श्रीमान, दो झो कहते हैं। और वह बहुत ही गरिमापूर्ण रूप से सारी क्रियाएं करता है। कैसे करता है? उनका स्वागत करता है, हाथ पैर धोने के लिए उनको पानी दिया जाता है जो एक मिट्टी के बड़े बर्तन में होता है, और उसके बाद उनको हाथ पैर पोंछने के लिए तौलिया दिया जाता है। इसके बाद वे लोग आकर बैठते हैं।
यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, वह क्या है? केवल 3 लोग ही वहां पर जाने के लिए कहे जाते हैं। केवल 3 लोगों का ग्रुप जाता है, क्योंकि वहां शांति बहुत ही जरूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? शांतिपूर्ण वातावरण। तो अधिक लोग होंगे तो बातचीत होगी, उनको शांति अधिक प्रिय है। प्रिय यहां हम नहीं कह सकते, शांति प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए वो लोग इस टी सेरेमनी में जाते हैं। केवल 3 लोग होते हैं। और यह चाजीम गरिमापूर्ण क्रियाएं क्या क्या कैसे करता है? वह बहुत ही शालीनता के साथ अंगीठी जलाता है, उस पर बर्तन चढ़ाता है, चाय का बर्तन, उसमें पानी खौलता रहता है, और इस बर्तन में खौलते हुए पानी की आवाज, उस शांति में खदबदाने की आवाज इतनी साफ तरीके से सुनाई देती है। मतलब सोचो अब शांति कितनी होगी वहां पर। उसके बाद क्या कहा गया इस पाठ में कि वह बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से कप्स को निकालता है, उसे पोंछता है और बहुत ही शालीनता से सब कुछ रखता है। यह बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से होता है। जब उनको चाय दी जाती है, उसमें केवल 2 घूंट चाय होती है, 2 सिप्स, लेकिन उसको पीने में ये लोग कितना समय लगाते हैं? 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का समय लगाते हैं। 1.5 घंटे का समय लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? 1.5 hour। क्यों? क्योंकि उसका तरीका यही है, एक एक बूंद को मुंह में लिया जाता है। क्यों? ताकि वे अधिक से अधिक समय वहां बैठ सकें। क्यों? ताकि वो अपने आप को शांत कर सकें। पहले तो लेखक को बड़ा अजीब लगा, उसके बाद धीरे 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 उनका शरीर, उनका मन, उनके शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शांत होने लगे, शिथिल होने लगे, और उन्होंने पाया कि उनका दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। पहले उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे, उसके बाद ना भूतकाल के बारे में, ना भविष्य काल के बारे में, कुछ नहीं, केवल वर्तमान काल ही सत्य है, ऐसा उनके दिमाग में आना शुरू हुआ। यह हमारे दोनों पाठ है बेटा। आप देखिए, गिन्नी का सोना, ये इसके कीवर्ड्स, झेन की देन, ये इसके कीवर्ड्स। आप इस पाठ को अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और इससे आप इस पाठ के कीवर्ड्स को आराम से समझ सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर बनाकर, इसके लिए और भी बहुत जरूरी की पॉइंट्स बनाकर मैं आपको और एक वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।